हेलो स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक है साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन जो है वो क्या होता है, मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में। एक ऐसी डिवाइस होती है जिसकी मदद से हम कोई चार्ज पार्टिकल है उसको एक्सेलरेट करवाते हैं। एक्सेलरेट करवाते हैं मतलब उसकी स्पीड को हम लोग क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, इंक्रीज करवाते हैं उसकी स्पीड को। और क्यों करवाते हैं? क्योंकि एटॉमिक और मॉलिक्यूलर फिजिक्स को पढ़ने के लिए, उसको समझने के लिए, उनकी चीजों को, किसी की मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को समझने के लिए, किसी एटम के अंदर रिसर्च करने के लिए हमको चाहिए होता है कि हम किसी एटॉमिक ऑब्जेक्ट के ऊपर, जो भी अपने पास में जो कोई शीट है या कोई एटम, जैसे रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में गोल्ड की शीट थी पतली, तो उसके ऊपर अपने क्या कर सकें, किसी चार्ज पार्टिकल्स को हम लोग क्या करवाते हैं, उसके ऊपर हम लोग स्ट्राइक करवाते हैं और फिर जिस वे में वो चार्ज पार्टिकल जो है वो डेविएट होते हैं उसके अकॉर्डिंग मॉलिक्यूल्स, एटम्स, उनकी स्ट्रक्चर को क्या किया जाता है, स्टडी किया जाता है। तो इसलिए हमको एटॉमिक और मॉलिक्यूलर फिजिक्स में जो है पार्टिकल एक्सेलरेटर की जरूरत पड़ती है, यानी ऐसी डिवाइस की जरूरत पड़ती है जिससे हम किसी चार्ज पार्टिकल्स की स्पीड को क्या कर सकें, बढ़ा सकें। ठीक है, तो उसी लिए हम लोग यहाँ पे किसका यूज करते हैं, साइक्लोट्रॉन नाम की डिवाइस का हम लोग यूज करते हैं। तो जो साइक्लोट्रॉन डिवाइस है तो उसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो देखने से पहले हम थोड़ा उसके कॉन्सेप्ट के बारे में और समझते हैं। तो देखो, पार्टिकल को तो हम ऐसे भी एक्सेलरेट करवा सकते हैं। जैसे सपोज अपने पास में ये एक प्लेट है, ये दूसरी प्लेट है, ये मान लो प्लस की प्लेट है और ये अपनी नेगेटिवली चार्ज प्लेट है। और सपोज अपने पास में ये कोई पार्टिकल है इधर, तो हमने मान लो एक प्रोटॉन को यहाँ पे ले लिया। पार्टिकल का मतलब प्रोटॉन, यहाँ अल्फा पार्टिकल जो है वो लिया जाएगा। यहाँ तो प्रोटॉन होगा, यहाँ क्या होगा, अल्फा पार्टिकल होगा इसमें, जिससे साइक्लोट्रॉन में हम उसको क्या करवाएंगे, एक्सेलरेट करवाएंगे। तो जैसे अपने मान लिया हमने प्रोटॉन ले लिए, तो उस प्रोटॉन का हम लोग जो है देख रहे हैं यहाँ पे कि इस प्रोटॉन को हमने दो प्लेट्स के बीच में रख दिया। जिन दो प्लेट के ऊपर क्या है, चार्ज है नहीं, इनके बीच में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, वहां पे हमने इसको रख दिया। तो क्या होगा, इस प्रोटॉन पे फोर्स लगेगी इस डायरेक्शन में और फोर्स की वजह से ये पार्टिकल जो है एक्सेलरेट होगा, स्पीड में चलेगा और यहाँ तक पहुंचेगा। इसके ऊपर फोर्स लगेगी Q इंटू E, इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन इस केस में क्या हुआ, इस केस में क्या हुआ कि हमारा पार्टिकल एक्सेलरेट तो हुआ लेकिन उसकी एक लिमिट है। लिमिट कैसे एक्सेलरेट होने की, क्योंकि वो सिर्फ यहां से यहां तक मूव कर सकता है ओनली, उतनी दूरी उसके ऊपर फोर्स लगेगी, फिर उसके आगे उसके पास क्या आ जाएगी, प्लेट आ जाएगी। ठीक है, तो इस वजह से वो ज्यादा स्पीड तक एक्सेलरेट नहीं हो पाएगा। थोड़ा एक्सेलरेट जरूर होगा, यहां से यहां आएगा, लेकिन बहुत ज्यादा स्पीड तक वो एक्सेलरेट नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो बहुत ज्यादा स्पीड तक एक्सेलरेट करवाने के लिए इसका यूज करते हैं, साइक्लोट्रॉन का। और वो कुछ इसी टाइप की डिवाइस है। देखो, अगर इसी काम में जो हमने ये किया प्लस से माइनस, इसी काम में हम ये करें कि इसको जब ये यहां तक जाए उसके बाद वापस इसको यहां घुमा दें, फिर वापस ये स्पीड से जाए, फिर वापस उसको घुमा दें, फिर स्पीड से जाए, फिर वापस घुमा दें, फिर स्पीड से जाए, फिर वापस घुमा दें, तो उस केस में क्या होगा, हर बार जब वो ऐसे घूमेगा तो उसकी स्पीड हर बार क्या होगी, घूमते घूमते इंक्रीज होती चली जाएगी। जैसे मान लो एक तो अपने इस पेन को डायरेक्ट थ्रो करें फोर्स लगा के, एक कुछ देर रस्सी से पकड़ के इसको घुमा के फिर थ्रो करें, तो दोनों केस में सेकंड केस के अंदर काइनेटिक एनर्जी इसकी ज्यादा होगी, यानी ज्यादा स्पीड इसको मिलेगी। जब हम इसको घुमा के बार बार उसकी एनर्जी को बढ़ा के जब थ्रो करेंगे तो उससे उसकी एनर्जी क्या होगी, ज्यादा इंक्रीज होगी। ठीक है, तो ये अपने को विशेष रूप से जो है वो ध्यान रखना यहाँ पे कि एक्सेलरेट तो हम नॉर्मली भी करवा सकते थे इलेक्ट्रिक फील्ड का, लेकिन उस तरह से हम लोग जो है एक्सेलरेटर इसको जो है वो नहीं करवा पाते, क्योंकि उस केस में क्या होता है कि हमारे पास में जो उस केस में क्या होता है कि जो हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो एक बार ही केवल उससे हम फोर्स लगवा पाते हैं। तो अगर हम उसको घुमा सकें ऐसा, तो उससे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बार बार फोर्स लगाने के कारण से पार्टिकल अच्छे से क्या हो पाएगा, एक्सेलरेट हो पाएगा। ठीक है, ये अपने पास में
इसका मेन कॉन्सेप्ट है एक्सेलरेट करेगा, फोर्स तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही लगाएगी यहाँ पे इसको एक्सेलरेट करने के लिए। तो घुमाने के लिए हम किसका यूज करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड का यूज करेंगे साइक्लोट्रॉन में, जिसमें पार्टिकल को गोल घुमाया जा सके। जैसे हमने पढ़ा था पीछे कि अगर पार्टिकल परपेंडिकुलर मूव करे मैग्नेटिक फील्ड के तो उसका जो पाथ है वो कैसा होता है, सर्कुलर होता है। तो उसी चीज को यहाँ पे हम लोग देखते हैं। तो साइक्लोट्रॉन की जो अपनी कंस्ट्रक्शन है, उसको जरा स्टडी करते हैं। नंबर 1 पॉइंट, नंबर 1 जो पॉइंट है वो क्या है कि साइक्लोट्रॉन में सबसे पहली जो चीज है वो ये है कि साइक्लोट्रॉन में क्या होता है कि 2 डीज होती हैं, 2 डीज होती हैं जो कि मेटल की बनी होती है। डीज 3D होंगी, डी उनकी शेप होती है इस तरह की होती है, मेटल की होलो होती है अंदर से, इस तरह की शेप होती है, डी शेप की एक जैसी। अंदर से क्या होगी, होलो, इधर से बंद होगी, इधर से भी यूं बंद होगी, इधर से भी बंद होगी और इधर से भी बंद होगी। ये अगर अपने इसको इधर से भी बंद कर दें, इधर से भी बंद कर दें, तो ये एक अंदर होलो डी शेप की जो है वो अपने को एक कंस्ट्रक्शन मिलेगी। इसी तरह से यहाँ पे भी दूसरी डी होती है जो यहाँ से बंद होगी, यहाँ से भी क्या होगी, बंद होगी। जैसे कोई सिलेंडर है, मान लो सिलेंड्रिकल चीज है, ठीक है, सिलेंड्रिकल चीज है, इसको अपने ये दोनों तरफ से बंद है, सिलेंडर है होलो, दोनों तरफ से बंद है पर है होलो। अगर अपने इसको काटेंगे तो कैसा मिलेगा अपने को, अंदर से इस तरह का मिलेगा, डी शेप मिलेगा, ठीक है। तो 2 डीज होती हैं, किसकी होती है, मेटल की होती है। और इन दोनों डीज को बहुत ही हाई वोल्टेज पे, लगभग 10⁻⁴ और हाई फ्रीक्वेंसी, हाई वोल्टेज के यानी हाई एनर्जी के अल्टरनेटिंग सोर्स से जोड़ा जाता है। 2 तरह के करंट सोर्स होते हैं, डायरेक्ट और अल्टरनेटिंग। डायरेक्ट करंट सोर्स में क्या होता है कि जो अपनी जो करंट की वैल्यू है वो हमेशा कांस्टेंट बनी रहती है, जबकि अल्टरनेटिंग के अंदर करंट हमेशा क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। पहले एक डायरेक्शन में फ्लो करता है, फिर दूसरे डायरेक्शन में वो करंट फ्लो करता है। तो इसके अंदर अल्टरनेटिंग करंट जो है उसका सोर्स लगाया जाता है, जिसकी वोल्टेज बहुत ज्यादा हाई होती है, लगभग 10⁻⁴ वोल्ट या 5 वोल्ट होती है। ये इसलिए ज्यादा होती है क्योंकि देखिए एनर्जी किसने देनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो अगर हम पोटेंशियल ज्यादा लगाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज्यादा डेवलप होगी, इसलिए पार्टिकल को एनर्जी भी क्या मिलेगी, ज्यादा मिलेगी, ठीक है। इसीलिए पार्टिकल को एनर्जी भी क्या मिलेगी, ज्यादा मिलेगी, इसीलिए हम हाई वोल्टेज का लगाते हैं। और इसकी फ्रीक्वेंसी भी क्या होती है, वो भी हाई होती है, यानी बहुत स्पीड से इसके जो टर्मिनल्स हैं, कभी ये वाला प्लस का होता है टर्मिनल, कभी ये वाला माइनस का, फिर बहुत स्पीड से ये चलता रहता है, फिर ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का, इस तरह से कभी ये प्लस का होता है फर्स्ट टर्मिनल, कभी ये माइनस का होता है, फिर जस्ट विद इन सम मिली सेकेंड बहुत हाई फ्रीक्वेंसी होती है, ये हो जाता है प्लस का और ये किसका होता है, माइनस का। अल्टरनेटिंग का यही मीनिंग है कि डायरेक्शन और वैल्यू दोनों क्या होती रहेंगी, चेंज होती रहेंगी। तो यहाँ पे बहुत स्पीड से कभी ये वाला टर्मिनल प्लस का इसका होता है, इस सोर्स का, कभी ये वाला प्लस का होता है। ये टर्मिनल दोनों किससे जुड़े हुए हैं, इन डी से जुड़े हुए हैं। डी किसकी है, मेटल की, तो डी के अंदर भी क्या फ्लो करेगा, करंट फ्लो कर सकता है, पोटेंशियल डिफरेंस वहां पे जनरेट हो सकता है, डी की मेटल की, इसलिए कंडक्टिंग है।
तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि दो डीज होती हैं और उनको अल्टरनेटिंग हाई वोल्टेज के सोर्स से जोड़ा जाता है। और मैंने अभी भी जैसे आपको समझाया था कि जो अपनी वोल्टेज है उसका मेन सोर्स कौन होता है, मतलब जो एनर्जी है उसका मेन सोर्स कौन होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ये एनर्जी जो है वो मिलती है और इसीलिए हम लोग हाई पोटेंशियल लगाते हैं ताकि हाई एनर्जी जो है वो मिल सके वहां पे किसको, चार्ज पार्टिकल को। ठीक है, उसके बाद में ये जो डी होती है इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है। हाई मैग्नेटिक फील्ड, इसके परपेंडिकुलर जो है बहुत हाई लेवल की परमानेंट मैग्नेट या इलेक्ट्रोमैग्नेट के बीच में इसको रखा जाता है। ये जो दोनों डी हैं, मान लो डी हमने इस रूम में यहाँ पे इस तरह से रखी, तो मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर लगाएंगे डी, यूं ऊपर से नीचे की ओर या नीचे से ऊपर की ओर भी हो सकती है। और किन की मदद से लगाएंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेट की मदद से। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होते हैं, ऐसे मैग्नेट जो इलेक्ट्रिसिटी का कारण बनते हैं। जैसे कोई कोयल लगती है, कोयल के अंदर क्या होता है, करंट फ्लो करता है तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, ऐसा हमने स्टडी किया था। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है उसके कारण से क्या फ्लो करता है, हमारे पास में मैग्नेटिक फील्ड बनती है। कैसे बनती है, ये अपनी डी है तो डी के परपेंडिकुलर, डी इस तरह से मान लो, ठीक है, और इसके परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड होती है, ठीक है, ये डी। ठीक है, तो यहाँ पे जो अपना ये बोर्ड है, इस बोर्ड के डी तो बोर्ड के ऊपर बना रहा हूं मैं, इनवर्स गई हुई है, बाहर की ओर आई हुई है डी, थोड़ी सी इनवर्स बाहर इसलिए मान सकते हैं, इस तरह से है डी तो। और मैग्नेटिक फील्ड हमारी क्या है, परपेंडिकुलर। किसके परपेंडिकुलर है, बहुत हाई इंटेंसिटी की मैग्नेटिक फील्ड है और वो किसके परपेंडिकुलर है, डी के परपेंडिकुलर है। ठीक है, और चार्ज पार्टिकल को, ये सेकंड नंबर पॉइंट, चार्ज पार्टिकल को इनके बीच में रखा जाता है। दोनों डीज के बीच में किसको रखा जाता है, चार्ज पार्टिकल को रखा जाता है। और इनमें से एक डी के यहां पे डिफ्लेक्टिंग प्लेट होती है, डिफ्लेक्शन विंडो होती है। डिफ्लेक्शन विंडो होती है, कहां पे होती है डिफ्लेक्शन विंडो, एक दोनों में से किसी एक डी पे होती है। ये नेगेटिवली चार्ज डिफ्लेक्शन विंडो होती है जो इस पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को अट्रैक्ट कर लेती है, जो वर्किंग में अपने समझेंगे कि क्यों होती है। विंडो का मतलब थोड़ी जगह छोड़ी होती है, क्योंकि पार्टिकल एक्सेलरेट कर रहा है तो एक्सेलरेट किसमें करता है, वो डी के अंदर करता है। ठीक है, डी के अंदर पार्टिकल क्या करता है, एक्सेलरेट करता है, वो भी समझेंगे हम लोग वर्किंग में। तो उस डी के अंदर एक्सेलरेट करता हुआ वो पार्टिकल, उस डी के अंदर एक्सेलरेट करता हुआ वो पार्टिकल जब फुल उसकी एनर्जी हो जाती है उस टाइम वो उसको अपने को बाहर निकालना होता है, क्योंकि आगे अपने को क्या करना है, उस पार्टिकल को किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर स्ट्राइक करवाना, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर स्ट्राइक करवाना, तो उसको बाहर भी तो निकालना पड़ेगा ना, तभी तो ऑब्जेक्ट पे क्या होगा, स्ट्राइक होगा। तो इसलिए हम लोग किसका यूज करते हैं, वहां पे डिफ्लेक्टिंग प्लेट या डिफ्लेक्शन विंडो का यूज करते हैं। तो ये पूरा इसका स्ट्रक्चर है। दो डीज होती हैं, दोनों डीज किसकी होती है, मेटल की होती है। ठीक है, अंदर से कैसी होती है, खोखली होती है, होलो होती है। उसके बाद में मैग्नेटिक फील्ड इनकी क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, यहाँ पे ऊपर नीचे दोनों क्या लगा देते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स लगा देते हैं। मैग्नेटिक फील्ड यूं परपेंडिकुलर होगी, ये दोनों क्या होगी, डी होगी। ठीक है, इस तरह का हमारा ये इसका कंस्ट्रक्शन रहता है। किसका कंस्ट्रक्शन, हमारे साइक्लोट्रॉन का। साइक्लोट्रॉन क्या है, वो डिवाइस इसकी मदद से चार्ज पार्टिकल्स को क्या किया जाता है, एक्सेलरेट करवाया जाता है। चार्ज पार्टिकल्स को एक्सेलरेट कब होते हैं, एटॉमिक और मॉलिक्यूलर फिजिक्स को समझने के लिए, उनके कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए हम चार्ज पार्टिकल्स को क्या कराते हैं, एक्सेलरेट करवाते हैं। उसके बाद में हम लोग इसकी वर्किंग देखते हैं। तो इसकी वर्किंग में मेनली क्या होता है कि अपने को ये देखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्या क्या काम कर रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड तो काम करती है बच्चों यहाँ पे पार्टिकल को एनर्जी देने का, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ही पार्टिकल को क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। पार्टिकल फील्ड के कारण फोर्स जो है उसके ऊपर लगती है, और मैग्नेटिक फील्ड के कारण उस पार्टिकल को गोल घुमाया जाता है।
जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था कि अगर किसी चीज को हम रस्सी से बांधकर गोल घुमा के फेंके, बार बार घुमा के उसको फेंके, तो उसकी स्पीड ज्यादा होगी, उसकी किनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। जबकि अगर हम उसको डायरेक्टली थ्रो करें तो उसकी एनर्जी क्या होगी, थोड़ी कम होगी। तो इसको अपने जो है वो स्टडी करते हैं यहाँ पे कि जो भी अपना चार्ज पार्टिकल है, जो भी अपना चार्ज पार्टिकल है, उस चार्ज पार्टिकल में जो अपने पास में मेनली जो अपने पास में चार्ज पार्टिकल के लिए जो उसको जनरेट करवाया जाता है, वो कहाँ पे करवाया जाता है, यहाँ पे रख दिया जाता है चार्ज पार्टिकल, प्रोटॉन को मान लो हमने रखा है दोनों डीज के बीच। मान लीजिए जिस टाइम ये चार्ज पार्टिकल इस डी में है, ठीक है, एक मिनट रुकिएगा, तो यहाँ पे अगर अपने जाए इसके अंदर पार्टिकल जाएगा तो v क्रॉस b, तो इसके बीच नीचे की हो जाएगा। तो मान लीजिए चार्ज पार्टिकल हमारा यहाँ पे दोनों डीज के बीच में सेंटर में क्या करते हैं, चार्ज पार्टिकल को बनवाते हैं, यानी कि प्रोड्यूस करवाते हैं वहां पे। तो वहां पे रख देते हैं बात किसी भी तरीके से, और चार्ज पार्टिकल को हमने वहां पे प्रोड्यूस करवाया रखा, और उस टाइम मान लीजिए ये डी तो है प्लस की, ये डी है प्लस की और ये डी है माइनस की। तो चार्ज पार्टिकल इस डी से किस में एंटर कर जाएगा, इस डी में एंटर, इस डी से चार्ज पार्टिकल किस में एंटर कर जाएगा, इसमें एंटर कर जाएगा। और इस दौरान उसके ऊपर फोर्स कितनी लगेगी, F will be equal to Q into E। और क्योंकि E बहुत ज्यादा है, क्योंकि हमने V बहुत ज्यादा लगाया हुआ है, तो E भी ज्यादा होगी वहां पे प्रोड्यूस, इसीलिए यहाँ पे फोर्स भी क्या होगी, ज्यादा। और यहाँ पे एनालिटिकल डिस्कशन के लिए भी ध्यान रखिए कि उसके ऊपर कितनी एनर्जी यूज होगी, उसके ऊपर जब वो यहां से यहां जाएगा, यानी इस डी में जब वो जाएगा, तो कितनी एनर्जी उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड यूज करेगी, कितनी एनर्जी उसको देगी। दैट एनर्जी विल बी इक्वल टू Q into V। यहाँ पे जो V है इट इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस, इट इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस। ध्यान से देखिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। तो यहाँ पे कहां से कहां मूव कर रहा है हमारे साइक्लोट्रॉन में चार्ज, यहाँ से यहाँ। तो ये किस कारण से कर रहा है, इसके पोटेंशियल डिफरेंस के कारण से। तो उस कारण से इसके ऊपर कितना वर्क होगा, यूनिट चार्ज पे कितना होता है V, तो Q चार्ज पे कितना होगा, Q into V। So work done in this case by electric field will be equal to Q into V। in जब वो यहाँ से यहाँ गया, it will be very important in the analytical discussion of cyclotron। So वो कहाँ से कहाँ जाएगा, इधर से इस D में एंटर कर गया, और D में एंटर करते ही आप लोग ये बात थोड़ा ध्यान रखें, ये अपने स्टडी अभी नहीं किया हुआ है, फोर्थ चैप्टर में आएगी ये चीज, तो थोड़ा सा फोर्थ चैप्टर में किया नहीं था बीच में। तो आपको बता दूं कि हालांकि फिर भी हमने जो है वो स्फीयर के, होलो स्फीयर के केस में या कंडक्टिंग स्फीयर के केस में थोड़ा पढ़ा था इसके बारे में, कि जो भी कंडक्टिंग बॉडीज होती हैं उनके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। जो कंडक्टिंग बॉडीज होती हैं, जैसे मान लीजिए कोई स्फीयर है, तो इसके ऊपर चार्ज है, मान लो इसके ऊपर तो चार्ज है, लेकिन इसके अंदर जो है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है, जीरो होती है। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है, जीरो। ठीक है, किसके अंदर, किसी भी कंडक्टिंग चीज के अंदर। तो यहाँ पे भी कंडक्टिंग क्या है, स्पेस, सॉरी अपने सिलेंड्रिकल डीज है, तो इनके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, जीरो होगी। यानी अंदर जाने के बाद में इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स लगनी क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी, यानी फोर्स जीरो हो जाएगी। यानी हमारा चार्ज पार्टिकल यहाँ पे आ गया, इस स्पीड से जा रहा है, ठीक है, B यहाँ पे इनवर्स है, V यहाँ पे इस डायरेक्शन में है, तो V यहाँ पे इस डायरेक्शन में है, तो हम लोग देखेंगे कि V से B
सिंपली हम लोग इसको डायरेक्शन निकालने की अपने को जरूरत भी नहीं है, लेकिन निकालने का थोड़ी सी यहाँ पे अपोजिट आ रही है। थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि ये जो डायरेक्शन आएगी v से b, यानी v इस डायरेक्शन में, तो v से b, तो v से b आएगी तो थोड़ी ऊपर आ रही है, तो मैं चार्ज पार्टिकल को वापस से, ताकि मुझे सर्कल में एक्चुअली इसको घुमाना है, इसलिए मैं चार्ज पार्टिकल को यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ठीक है, लगभग सेंटर में दिखाया हूँ ताकि कोई दिक्कत नहीं देगी, नीचे आएगा ऊपर आएगा जैसे भी होगा। यहाँ से एक आ गया, इसके अंदर चला गया, इसके अंदर जाके क्या हुआ, ये इसकी स्पीड थी, ये मैग्नेटिक फील्ड थी, और वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगनी, उसकी क्या हो गई, जीरो। और मैग्नेटिक फील्ड के वो चार्ज पार्टिकल कैसे जा रहा है, परपेंडिकुलर जा रहा है। मैग्नेटिक फील्ड के चार्ज पार्टिकल कैसे जा रहा है, परपेंडिकुलर जा रहा है, तो इसलिए वो क्या करेगा, सर्कल में घूमना शुरू करेगा, वापिस कहां पे आ जाएगा, दोनों के गैप। जब वो दोनों के गैप में आएगा तो इसकी फ्रीक्वेंसी इस तरह से सेट होती है, इसकी फ्रीक्वेंसी इस तरह से सेट होती है कि उस टाइम ये वाला टर्मिनल हो जाए प्लस का और ये वाला हो जाए माइनस का, यानी जो ये डी पहले प्लस की थी ये माइनस की थी, अब जब वो यहाँ आएगा तो ये डी हो जाएगी माइनस की और ये डी हो जाएगी प्लस, ये डी हो जाएगी माइनस की और ये डी हो जाएगी प्लस की। कैसे इस फ्रीक्वेंसी का पता करते हैं, तो उसको भी समझिए ध्यान से। हम लोग जानते हैं कि टाइम पीरियड कितना होता है किसी भी पार्टिकल का, जब वो मैग्नेटिक फील्ड में गोल घूमता है तो इसका टाइम पीरियड कितना होगा, कितना होगा टाइम पीरियड, देखिए 2 पाई m अपॉन qb, यानी ये उसकी स्पीड पे डिपेंड नहीं करता, ओनली उसके मास पे q और b पे डिपेंड। तो उसके टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग हम अपने इसका टाइम पीरियड सेट कर लेंगे ना। फिर जो टाइम पीरियड पार्टिकल का होगा, जो पार्टिकल हम जिसको b तो अपने को ध्यान होगी वहां पे कि हमने कितनी लगाई है मैग्नेटिक फील्ड, तो उस मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग हम मास अपने को, मान लो प्रोटॉन रख रहे हैं, ध्यान है उसका प्रोटॉन का जो भी अभी पार्टिकल ले रहे हैं, q का अपने को पता है उसके ऊपर चार्ज कितना है, तो इसके अकॉर्डिंग हम उसका टाइम पीरियड तो क्या कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे, और उसी टाइम पीरियड का हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, उसी टाइम पीरियड का अपने यहाँ पे क्या लगा देंगे, सोर्स लगा देंगे, ताकि जिस टाइम पीरियड में ये घूम के हाफ सर्कल को पूरा करे उतने में इसकी फ्रीक्वेंसी भी क्या हो जाए, इसकी पोलैरिटी भी क्या हो जाए, चेंज हो जाए, ये माइनस का हो जाए, ये किसका हो जाए, प्लस का हो जाए। इस कारण से अभी पार्टिकल वापस किसमें घुस जाएगा, इस डी में घुस जाएगा, और इसको फिर से क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। कितनी एनर्जी मिलेगी, जब यहाँ पे आ जाएगा फिर से वर्कडन होगा कितना, q इंटू वी, पहली बार होगा q इंटू वी, दूसरी बार कितना हुआ, q इंटू वी, उसको एनर्जी मिली, वापिस यहाँ पे आ गया, फिर मैग्नेटिक फील्ड उसको गोल घुमाएगी, वो कहां पे आ जाएगा, सेंटर में, यानी उसका एक सर्कल क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिए, एक सर्कल पूरा होते समय वो वापिस जहां से चला है वहीं पे नहीं आया। जब एक सर्कल पूरा हुआ तो उसको यहाँ से चल के वापिस यहीं पे आना चाहिए था, लेकिन वो यहाँ पे नहीं आया, उससे थोड़ा आगे निकल गया, यानी रेडियस जो है उसके पाथ की लगातार क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि उसकी स्पीड एक जैसी नहीं। जब वो यहाँ पे आएगा वापिस तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो जिस रेडियस से वो इस डी के अंदर घूमा था, क्या वो इसमें भी उसी रेडियस पे घूमेगा, क्या नहीं, इसमें उस रेडियस पे वो नहीं घूमेगा, ज्यादा रेडियस पे घूमे, क्योंकि यहाँ पे उसको क्या मिली है, एनर्जी मिली है। जब वो वापिस यहाँ पे घूम के आया तो उसको क्या मिली, एनर्जी मिली, एनर्जी की वजह से वो इसमें जाएगा, फिर उसकी रेडियस बढ़ गई, फिर घूमा, फिर इसमें गया, फिर इसमें गया, फिर इसमें गया, ऐसे करते करते वो अंदर ही अंदर घूमता हुआ लास्ट में पहुंच जाएगा अपनी डिफ्लेक्शन प्लेट के पास। और डिफ्लेक्शन प्लेट बिल्कुल लास्ट में लगी होती है, जहाँ पे डीज एंड होती है, वहां पे लगी होती है। वो उसको क्या करेगी, अट्रैक्ट करके उसमें से क्या निकाल देगी, बाहर निकाल देगी पार्टिकल को। ठीक है, लगातार उसका अंदर ही अंदर क्या होता रहता है, बहुत बार वो गोल गोल घूमता रहता है, और हर बार उसको टोटल कितनी एनर्जी मिल जाती है, एक राउंड में उसको कितनी एनर्जी मिल जाती है, QV प्लस QV, यानी वर्क डन उसके ऊपर होता है 2QV। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये एनर्जी वाला, क्योंकि एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी उसकी किसने बढ़ाई है, इलेक्ट्रिक फील्ड ने। मैग्नेटिक फील्ड ने केवल क्या किया, उसको गोल घुमाए रखा। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप क्या है, पार्टिकल को कहां पे रखते हैं, दोनों के बीच
में, दोनों के बीच में। फिर क्या होता है, एक प्लेट हो जाती है हमारी, एक डी हो जाती है माइनस की, एक डी हो जाती है प्लस की। पार्टिकल एक डी में चला जाता है, जाने के बाद में वो थोड़ा गोल घूमता है मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होने के कारण, फिर आ जाता है मिडल में, फिर एनर्जी मिलती है, फिर इसमें चला जाता है, फिर ऐसे घूमता है। पर ये ऐसा नहीं कि यहाँ पे रुक के होगा, चलते चलते ये पूरा प्रोसेस चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, और लास्ट के अंदर वो पार्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट के नीचे क्या होता है, बाहर निकल जाता है। सो ये जो अपना है पूरा जो है वो टॉपिक है, हमने जो स्टडी किया। और यहाँ पे टाइम पीरियड कैसे डिसाइड होता है अपनी अल्टरनेटिंग वोल्टेज का, अल्टरनेटिंग वोल्टेज का टाइम पीरियड डिसाइड होता है कहाँ से, जो हमारे पास में हमने जो एक्सप्रेशन पहले समझा था वहां से इसका टाइम पीरियड जो है वो एक्सप्लेन पता चलता है अपने को कि टाइम पीरियड जो होता है वो 2 पाई m अपॉन क्यूबी होता है। टाइम पीरियड क्या होता है, 2 पाई m अपॉन क्यूबी। तो जो अपने पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं ऊपर, उसका जो टाइम अपने रखते हैं अल्टरनेटिंग करंट में, उसकी जो फ्रीक्वेंसी रखते हैं, फ्रीक्वेंसी मतलब 1/t, तो उसकी फ्रीक्वेंसी इस तरह से सेट हो जाती है कि जैसे अपने पार्टिकल जो है वो घूमेगा और वो मिडिल में जब आएगा तो उसके सामने वाली डी क्या हो जाएगी, उसके सामने वाली डी उसी टाइम क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगी, और उसके पीछे वाली जो डी होगी वो उसको रिपेल कर देगी, और इससे उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यानी एनर्जी तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ही मिल रही है, ये आप ध्यान रखें। एक साइकिल में जब एक बार सर्कल में वो घूमा तो कितनी एनर्जी मिली, Q into V multiplied by 2। वर्क डन मैंने इसको लिखा है, इसको वर्क डन जो इलेक्ट्रिक फील्ड कर रही है वही किसकी एनर्जी बन रही है, हमारे पार्टिकल की क्या बन रही है, वही काइनेटिक एनर्जी बन रही है। यहाँ पे V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। तो दोनों D's D1 और D2 मान लीजिए D है, तो दोनों D's के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना लगाया हमने, V लगा। तो इस V के कारण वो क्या होगा, इस तरह से घूमेगा घूमेगा घूमेगा, और जो D1 है और D2 है इनके ऊपर जो पोटेंशियल डिफरेंस लगाया उस कारण से जो वर्क हो रहा है एक बार में वो हो रहा है QV, तो दो बार में कितना होगा, 2QV। सो अल्टीमेटली वी कैन राइट दैट हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू 2QV, ठीक है, क्योंकि V तो यूनिट की वैल्यू होती है ना इसलिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये V तो है स्पीड का, और ये कैपिटल V है पोटेंशियल डिफरेंस, इसका ध्यान रखें। ये स्मॉल v है किसका, स्पीड के लिए, और ये कैपिटल V है किसके लिए, पोटेंशियल डिफरेंस के लिए। फिर से हम लोग लिख देते हैं एनालिटिकल डिस्कशन में, काइनेटिक एनर्जी हम लोग देखेंगे वो कितनी होगी, एक बार में कितनी काइनेटिक एनर्जी मिलेगी, हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू किसके इक्वल होगी, 2mv, एक राउंड। अब मान लो एक राउंड में तो बाहर आता नहीं है, टोटल कितने राउंड में आता है वो मान लो n राउंड में आता है, तो टोटल उसको कितनी एनर्जी मिलेगी n राउंड के अंदर, n टाइम्स 2mv। एक बार वो जब सर्कल में घूमता है तो उसको मिलती है 2mv, n बार घूमेगा तो कितनी मिलेगी, n मल्टीप्लाई बाई 2mv। यहाँ पे ये भी है स्पीड के लिए और ये भी है पोटेंशियल डिफरेंस के लिए। यहाँ से हम लोग जो है m से n हमारा कैंसिल हो गया, तो हम v की वैल्यू भी जो है वो फाइंड कर सकते हैं। इट विल बी इट इज इक्वल टू 4nv, it will be 4nv and v will be equal to under root of 4nv। ये जो है v की वैल्यू आ जाएगी, जो लास्ट स्पीड अपने को मिलेगी, 2 तो पहले था, 2 इधर स्लाइड 4nv, तो ये अपने को क्या मिलेगा, टोटल नंबर ऑफ जितने टर्न्स हैं उनके अकॉर्डिंग कितनी बार वो घूमेगा उसके अकॉर्डिंग हमको v की वैल्यू, स्पीड की वैल्यू मिल जाएगी। सो दैट्स ऑल। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इसके एनालिटिकल डिस्कशन के बारे में, जो कि बिल्कुल सेम है जो हमने पहले किया हुआ है, जिसके अंदर हम लोग टाइम पीरियड फाइंड करेंगे, रेडियस फाइंड करेंगे, फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे, एंगुलर फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे, और साथ साथ टी हाफ भी फाइंड करेंगे भी कितनी देर में वो जो अपनी फ्रीक्वेंसी है वो उसकी सॉरी टर्मिनल बदलने चाहिए। किसके टर्मिनल बदलने चाहिए, हमारे पोटेंशियल डिफरेंस वाला जो हमने सोर्स लगाया है उसके टर्मिनल कितने टाइम में बदलने चाहिए, वो हम लोग स्टडी करेंगे। तो ये अपना टॉपिक है। थैंक यू सो मच।